माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 2 यूनिट 2 पुष्पी पादपों के कार्य एवं रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 पुष्पी पादपों का कार्य एवं रूपांतरण। आकारकी एवं रूपांतरण, ठीक, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आकारकी एवं रूपांतरण तो पाठ के नाम से आपको अध्याय के नाम से लगभग समझ गए होंगे रूपांतरण क्या होता है, पुष्पी पादप क्या होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज पौधों के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे कि पौधों के बारे में, पौधों में कौन कौन सी भाग होती हैं। चलिए आइए देखते हैं हम पौधे में कौन कौन से भाग। तो एग्जाम्पल फॉर मान के चलो, ये एक पौधा है, ठीक, पौधा है। तो पौधा का जो निचली क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? आपका जड़ कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? तना कहलाता है। और ये आपकी छोटी छोटी ब्रांचेस है, क्या कहलाती है? शाखा कहलाती है। और ये आपके क्या कहलाते हैं? पुष्प है। ये सब आप जानते हो, पुष्प है, ये पत्ती है, ठीक। तो ये तो मुख्यतः जड़ के कितने प्रभाग होते हैं? मुख्यतः 3 प्रभाग होते हैं, ठीक। एक होता है आपका जड़ तंत्र, एक होता है आपका स्तंभ तंत्र। स्तंभ तंत्र को क्या बोलते हैं? पुष्प आपको तना तंत्र बोलते हैं, स्तंभ तंत्र। और एक होता है आपका प्ररोग तंत्र, एक होता है आपका प्ररोग तंत्र। तो ये मुख्यतः क्या होता है? आपका 3 पार्ट होता है। किसमें होता है? सामान्यतः पौधों में। पहला होता है आपका जड़ तंत्र, ये जड़ तंत्र होगा। दूसरा आपका होगा स्तंभ तंत्र होगा। तीसरा आपका होगा प्ररोग तंत्र। तो जड़ तंत्र क्या बोलते हैं? तो पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है और पौधे को क्या करता है? पकड़ के मजबूती से खड़ा करने में मदद करता है, वह आपका क्या कहलाता है? जड़ तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है और पौधे को उगने में या फिर खड़े रहने में मदद करता है, वो आपको क्या कहलाता है? जड़ तंत्र कहलाता है। सेकंड स्तंभ तंत्र, यह पौधे का वह भाग या दूसरा भाग होता है जो जिसमें पौधे से कई शाखाएं निकलती हैं, वो आपका कई पत्तियां निकलती, शाखाएं निकलती हैं, वो भाग आपका क्या कहलाएगा? स्तंभ तंत्र। और ये कैसा होता है? काष्ठी होता है, वह कठोर होता है, वह लंबा होता है। क्या होता है? ये काष्ठी होगा, लिख सकते हैं आप लोग इसको, काष्ठी होगा, कठोर होगा, ठीक, काष्ठी होगा, कठोर होगा, वह लंबे होंगे। ये भाग कौन से कहलाएंगे? आपके स्तंभ तंत्र कहलाएंगे। थर्ड आप लोग देखेंगे प्ररोग तंत्र। प्ररोग तंत्र तो पुष्प का या पौधे का वह भाग जिसमें पुष्प, पत्ती एवं कोमल कोमल शाखाएं होती हैं, कोमल कोमल छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, वह भाग आपका क्या कहलाता है? प्ररोग तंत्र कहलाता है, ठीक। आगे समझ में? तो वह भाग जो क्या होती है? कोमल होती है, छोटी छोटी होती है, शाखित होती है, जिसमें पुष्प लगते हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी प्ररोग तंत्र कहलाती है, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे मोर्फोलॉजी ऑफ रूट। मोर्फोलॉजी ऑफ रूट, लॉजी ऑफ रूट, ठीक। मोर्फोलॉजी मतलब जड़ के आकार की या फिर जड़ के लक्षण देखते हैं। पहले जड़ के आकार की, तो जड़ मान सामान्यतः क्या होगा? जड़। अब मेरे ये बताओ, जड़ ऊपर की ओर जाता है कि नीचे की ओर रहता है? तो जड़ का परिभाषा देंगे तो क्या, और ये गुरुत्वाकर्षण होता है कि नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। तो सामान्यतः जड़ का परिभाषा देंगे, क्या होगा? जड़ पौधे का वह भाग जो पृथ्वी की ओर क्या करता है? गति करता है, और प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करता है। प्रकाश के विपरीत दिशा में पृथ्वी में अंदर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की ओर क्या करता है? गति करता है, और पौधे को क्या करता है? स्थिर रखने में मदद करता है पकड़कर। वह भाग क्या कहलाता है? आपका जड़ कहलाता है, ठीक। तो आगे आप लोग को जड़ को समझ में कि जड़ क्या होता है। तो जड़ क्या होता है आपका? जो कि प्रकाश के विपरीत तथा जल एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर क्या करता है? गति करता है, वो क्या कहलाता है? आपका जड़ कहलाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग जड़ के लक्षण देखेंगे। तो जड़ अपस्थानिक होता है, अपस्थानिक भी होता है, और ये मूसला जड़ भी होते हैं, मूसला भी होता है पहला, ठीक। तो अपस्थानिक को क्या बोलेंगे हम लोग? रेशेदार। तो ये कैसे होते हैं? रेशेदार होते हैं। वह ये काष्ठी भी होते हैं, काष्ठी भी होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा, इनमें क्या होती है? द्वितीयक जड़ें निकलती हैं, रोमनुमा संरचनाएं होती हैं, रोमनुमा संरचना हमेशा मिट्टी के अंदर होगी। मिट्टी
के अंदर, पांचवा प्रकाश से विपरीत दिशा में गति करेगी, प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करेगी। तो ये आपका नॉर्मल क्या है, आपका जड़ का लक्षण है। किसका लक्षण है ये? जड़ का लक्षण। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आपको देखेंगे जड़ के भाग। क्या देखेंगे? जड़ के भाग। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं जड़ के भाग। किसके भाग? जड़ के भाग। तो आपको छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ मैं। देखो, अगर आप मूवी देखने जाओगे तो मूवी कैसा होता है? छोटा होना चाहिए, मूवी के बड़ा होना चाहिए। मूवी कैसा होना चाहिए? तो स्टोरी में कहाँ पहुँचे थे? अगर मूवी देखने जाना है तो मूवी 2 मिनट का रहेगा और तुम 100 रुपये टिकट का जाओगे, टेंशन आएगा नहीं आएगा। तो मूवी कैसा होना चाहिए? हमेशा लंबा होना चाहिए। ठीक, मूवी कैसा होना चाहिए? लंबा। मूवी कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। ठीक, ये अब मेरे को ये बताओ, अब जब तुम लोग मूवी देखने गए तो ऐसा थोड़ी है कि तुम ही लोग बस मूवी देखने गए होगे, और भी वहाँ बहुत लोग रहते हैं मूवी देखने वाले। क्या रहते हैं? बहुत लोग मूवी देखने वाले रहते हैं। ठीक, ये सॉरी इसको, ये मूवी, ये मूवी, और मूवी कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। लंबा मतलब दीर्घ होना चाहिए। दीर्घ बोलते हैं हिंदी में, तो दीर्घ होना चाहिए। नेक्स्ट, अब मूवी देखने क्या होते हैं? अपन लोग बस नहीं जाते हैं, कई अंग्रेज लोग पहुंचे रहते हैं, कई छत्तीसगढ़िया लोग पहुंचे रहते हैं, कई मराठी, कई महाराष्ट्र पहुंचे रहते हैं। तो कौन लोग पहुंचे रहते हैं? अंग्रेज लोग। और अंग्रेज लोग सबसे पहले कहाँ रहते थे? रोमन में। ठीक, तो रोम प्रदेश, रोमन से रोम प्रदेश के रहते हैं। कौन से प्रदेश के रहते हैं? रोम प्रदेश के। और वो लोग जब मूवी देखते हैं, देखो वो लोग जब मूवी देखते हैं चुपचाप ऐसा मूवी होकर सब भावनाओं में नहीं बहते हैं, समझदार टाइप। चुपचाप ऐसा मूवी देखेंगे, कुछ होगा, हीरो मर जाएगा तो मुंडी को मर गया, जीत गए तो भी जीत गया। और कहीं छत्तीसगढ़िया आदमी पहुंचे तो कैसा होता है? ए मार रे, मार रे, मार मार मार, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मार उसको, मार, ये दे, हीरो पटक दी, हीरोइन ने उठा दी, हीरोइन के पैसा चुरा ली, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब हम लोग क्या होते हैं, छत्तीसगढ़िया लोग भावनाओं में हो जाते हैं। और रोम प्रदेश वाले कैसे रहते हैं? स्थायी रहते हैं। वो उनकी भावनाएं कैसी होती हैं? स्थायी रहती है। तो चलिए ये स्टोरी से हम लोग निकालते हैं। मूल से क्या होगा? मूल रोम प्रदेश, मूल रोम प्रदेश, सॉरी मूल प्रदेश हो गए। एक क्या होगा तुम्हारा? मूल प्रदेश होगा। ठीक, मूल रोम प्रदेश नहीं होगा। कौन सा प्रदेश होगा तुम्हारा? सबसे पहला वाला जो होगा आपका वो मूल प्रदेश होगा। ठीक, सबसे पहले क्या होगा? मूल प्रदेश, या फिर मूल टोक क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। मूल टोक क्षेत्र लिख लो, मूल टोक क्षेत्र, मूल टोक क्षेत्र। दूसरा वी से क्या होगा? विभाजन क्षेत्र या वर्धी क्षेत्र, जो भी लिखना चाहो आप लोग, विभाजन क्षेत्र या वर्धी क्षेत्र। ठीक, विभाजन क्षेत्र या वर्धी क्षेत्र ये होता है। और लंबा से क्या होता है? दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र। और रोम से क्या होगा? रोम प्रदेश, ये तो रोम प्रदेश ही होगा, 7 to 70। और स्थायी प्रदेश, ये क्या होगा आपका? स्थायी प्रदेश। तो ये है आपका नॉर्मल ट्रिक, और इसलिए ये हो इसके प्रदेश के नाम। ठीक, तो जड़ के भाग मुख्यतः क्या होगा आपका? मूल टेप क्षेत्र होगा, पहला मूल टोक क्षेत्र, दूसरा क्या होगा? विभाजन क्षेत्र होगा, तीसरा क्या होगा आपका? दीर्घीकरण क्षेत्र होगा, चौथा क्या होगा? रोम प्रदेश, और पांचवा क्या होगा? स्थायी प्रदेश। चलिए तो एग्जाम्पल पर चलिए मैं एक जड़ बनाता हूँ, उसमें सभी प्रदेश को क्या करेंगे हम लोग? इंगित करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मल मैंने डायग्राम बना दिया जैसे मेरे बना है। अब देखिए, चल देखते हैं। पहला मूल टोक क्षेत्र, क्या होगा? मूल टोक क्षेत्र तो किसी जड़ का वह भाग जो उसके सिरे के अंतिम सिरे पर होता है। ठीक, जड़ के अंतिम सिरे पर होता है, मूल टोक भाग कराता है। मतलब जड़ के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होगा, वह भाग आपका क्या कहलाएगा? मूल टोक, या फिर उसको रूट कैप कहा जाता है इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? मूल टोक या रूट कैप। कैसे बताएंगे इसको? इसको लिखेंगे 2 लाइन में। तो जड़ का वह भाग जो अंतिम सिरे में होता है और टोपीनुमा होता है, वह भाग क्या कहलाता है आपका? मूल टोक या रूट कैप कहलाता है। जस्ट सेकंड आते हैं वर्धी क्षेत्र। तो वर्धी क्षेत्र देखो कितना दूर है? ये 1 मिलीमीटर। तो वर्धी क्षेत्र जड़ का वह भाग है जिसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है आपका? सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। ठीक, कोशिका विभाजन होता है जो किसके तत्पश्चात होता है? रूट कैप या मूल टोक के बाद आता है। वह भाग आपका क्या कहलाता है? आपका ये कोशिका विभाजन है, वर्धी क्षेत्र। तीसरा आता है हम लोग लंबा, मतलब दीर्घीकरण क्षेत्र। तो वह क्षेत्र क्या होता है? दीर्घीकरण क्षेत्र जो वर्धीजन क्षेत्र के बाद आता है, थोड़ी दूर में स्थित होता है, 2 मिलीमीटर की मतलब 2 मीटर की दूरी में होता है, और यह लंबाई में बढ़ता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये लंबाई में
ये सब क्षेत्र एक साथ क्या कहलाता है आपका, वर्धी नहीं सॉरी हाँ क्या कहलाता है, दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है, जो क्या करता है आपके लंबाई में, जल की लंबाई में वृद्धि करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, दीर्घीकरण क्षेत्र। थर्ड आते हैं हम लोग रोम प्रदेश। तो जल की ऊपरी संरचना में बालनुमा बहुत सारे रोमनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और केवल वहां पे रोम होती है, रोम अधिक संख्या में उपस्थित होती है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम प्रदेश बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है स्थायी प्रदेश। स्थायी प्रदेश जो ऊपर का पार्ट होता है, रोम प्रदेश के जो ऊपर का पार्ट होता है 1-2 मिलीमीटर वाले बात, वह प्रदेश क्या कहलाता है, स्थायी प्रदेश। उसमें किसी प्रकार का वृद्धि नहीं होता है, वह प्रदेश क्या कहलाता है आपका, स्थायी प्रदेश। तो आप लोग याद रखना क्या क्या होता है, मूलटोक क्षेत्र, विभाजन या वर्धी क्षेत्र और दीर्घीकरण क्षेत्र, रोम प्रदेश और स्थायी प्रदेश, ये होता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग जड़ का विभाजन, तो सॉरी जड़ का प्रकार। तो जड़ मुख्यतः कितने प्रकार की होती है आपकी, 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका मूसला जड़ और एक होता है आपका अपस्थानिक जड़। ठीक, अपस्थानिक जड़, तो जड़ें 2 प्रकार की होती है। तो मूसला जड़ का जैसे हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, वह जड़ जो मूलांकुर से ही विकसित होता है। ठीक, वह जड़ जो मूलांकुर से ही विकसित होता है और पृथ्वी के गहराई में, मतलब भूमि के अंदर गहराई में जाता है, वह जड़ आपका क्या कहलाता है, मूसला जड़। ध्यान से सुनिएगा, वह जड़ जो किससे विकसित होती है आपकी, मूलांकुर से होगी, मूलांकुर से विकसित होगी। किससे विकसित होगी, मूलांकुर से विकसित होगी और भूमि के अंदर गहराई में जाएगी। ठीक, गहराई में जाएगी, वो आपको कौन सा जड़ कहलाएगा, मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ क्या होगी, जो मूलांकुर से विकसित ना होकर अन्य भाग से विकसित होगा, मूलांकुर से विकसित ना होकर के अन्य भाग से क्या होगा, विकसित होगा, विकसित ना होकर अन्य भाग से विकसित होगा, होकर अन्य भाग से विकसित होगा, अन्य भाग से विकसित होगा, वो आपका क्या कहलाएगा जी, अपस्थानिक जड़ कहलाएगा। और ये भूमि के ऊपरी भागों पर आ जाता है, अंदर तक नहीं जाता है, भूमि के ऊपरी भागों पर आता है, भागों में आता है, वो आपका क्या कहलाता है, अपस्थानिक जड़। ये गहराइयों तक नहीं जाता, वो आपका क्या कहलाता है, अपस्थानिक जड़। चलिए तब हम लोग इस देखेंगे इसमें अंतर। तो अब हम लोग देखेंगे मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़, ये जड़ क्या होगा, इसका मूलांकर से विकसित होगा, मूलांकुर से विकसित होगा, मूलांकुर से विकसित होगा, विकसित होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, मूसला जड़। और ये क्या होगा, अन्य भाग से होगा, अन्य भागों से विकसित होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, अपस्थानिक जड़। सेकंड देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मुख्य जड़ होता है, एक मुख्य जड़ तथा कई द्वितीयक जड़ होती है, कई द्वितीयक जड़ होती है, द्वितीयक जड़ मतलब सेकेंडरी जड़ होती है। और इसमें क्या होगा आपका, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता, कोई भी मुख्य जड़ नहीं होता, मुख्य जड़ नहीं होता। ठीक, इसमें अपस्थानिक। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, ये भूमि के अंदर गहराई में पाया जाता है, भूमि के अंदर गहराई में पाया जाता है। ठीक, में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, आपका मूसला जड़। और ये क्या होगा, ऊपरी भाग में पाया जाता है, ऊपरी भाग में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, आपका अपस्थानिक जड़। ठीक, ऊपरी भाग में पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये क्या होता है, इसका वृद्धि अनिश्चित होता है, इसका वृद्धि अनिश्चित होता है। अनिश्चित वृद्धि किसका होता है आपका, इसका क्या बोलते हैं, मूसला जड़ का। इसका क्या होता है, निश्चित वृद्धि होती है, ज्यादा वृद्धि नहीं होती, ऊपर में फैल जाती है, तो निश्चित होगा। अब देखिए ये किसमें पाया जाता है, आपका मूसला जड़ द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है। इसमें द्विबीजपत्रियों में कौन पाया जाता है, द्विबीजपत्री में कौन पाया जाता है, आपका मूसला जड़। द्विबीजपत्री मतलब ऐसे बीज जिसके बीज से काटने पर 2 बराबर भागों में पड़ जाते हैं, जैसे चना हो गया आपका, दाल हो गया आपका, सोया हो गया, सेम हो गया, ये सेमी मतलब ये सब आपका क्या कहलाता है, द्विबीजपत्री। और ये क्या कहलाता है आपका, एक बीजपत्री। इसमें पाया जाएगा, एक बीजपत्री में पाया जाएगा, इसमें एक बीजपत्री में। उदाहरण लिखेंगे तो उदाहरण में क्या होगा आपका, आमा खाबे, बोलो आ बोलो, किसी बुलाते जैसे हम लोग गाँव में आ भाई आ, आमा खाबे
आ, तो आ पहले अरहर, अरहर, फिर एक से क्या होगा आपका आ बोलते हैं, फिर आलू, अरहर, आलू, फिर और आ बोल रहे तो क्या होगा आमा खाबे, ऐसा बोले आमा खाबे, खाबे बोले आमा खाए तो नहीं, कटहल खाऊं मैं, आमा तुमको मिठाई। कई लोग टेंशन नहीं बोलते हैं बेटा आमा खाबे, तो कभी कभी बच्चे लोग क्या बोलते हैं, मम्मी लोग कैसे बोले अम्मा आमा खाबे कि नहीं, तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं मम्मी मैं जहर खाऊं खुआबे, तो वैसे वो एक मम्मी क्या बोलती है कटहल खाऊं करके, तो क्या बोलते हैं कटहल, तो कटहल खीरा ला खाबे, तो क से कटहल, ठीक वो वाला ठीक याद करो पिछला वाला, और ख से खीरा, ठीक कटहल खीरा, ये सब चीज क्या है तुम्हारे आपके द्विबीजपत्री पौधों के आपके क्या हैं उदाहरण है। कौन है आपके द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण, आपके जो ये जितने भी यहाँ पे मैंने बताया वो सब क्या है आपके, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मूसला जल में क्या होता है आपका एक बीजपत्री होगा और इसमें क्या होगा आपका द्विबीजपत्री, रुक जाओ 2 मिनट, इसमें क्या होगा आपका द्विबीजपत्री और इसमें क्या होगा आपका एक बीजपत्री। मूसला जल में आपका क्या होगा एक बीजपत्री, एक बीजपत्री इसमें होगा मूसला जल में, और द्विबीजपत्री इसमें होगा आपका अपस्थानिक जल में, ठीक भूल गया था, द्विबीजपत्री आपका किसमें होगा आपका अपस्थानिक जल में, ठीक। चलिए तो यहाँ पे ये है, आप ध्यान से इसको देखिए, मूलांकुर से विकसित होगा, तो ये सब चीज़ें आप नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है कैसे कैसे होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपस्थानिक जल में किस प्रकार का होगा। अपस्थानिक जल में क्या होगा आपका द्विबीजपत्री, तो ये हो गया। और इसका उदाहरण देखेंगे तो धम्मक धम्मक आता हाथी, और हम लोग जहाँ जहाँ हाथी आएगा फिर कोदो कुटकी नहीं तो क्या खाएगा, अभी क्या सीजन चल रहा है धान का गेहूँ का, ठीक, तो धान गेहूँ खाता हाथी, या फिर जब वो धम्मक धम्मक आता हाथी कोदो कुटकी खाता हाथी, तो अगर हाथी का होगा अमीर होगा तो कोदो कुटकी खाएगा क्या, नहीं, क्या खाएगा ज्वार और बाजरा। तो लिखना है धम्मक धम्मक, ध से धान, म से मक्का, है ना, ध से धान, म से मक्का, और धम्मक ग से गेहूँ, ठीक, तो धम्मक धम्मक आता हाथी क्या खाता है ज्वार और बाजरा, ज्वार और बाजरा, ये सब आपके क्या है द्विबीजपत्री है, ठीक। तो ये हो गया नॉर्मल आपके उदाहरण एक बीजपत्री और सॉरी मतलब मूसला जल और अपस्थानिक जल। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है आपके टॉपिक में, देखते हैं आपके टॉपिक के हिसाब से मूसला जलों का रूपांतरण। रूपांतरण मतलब क्या होता है रूपों का अंतरण। तो कोई क्या करता है चोरी करके फॉरेन कंट्री चल जाता है, अपना नाम गांव सब बदल देता है, कोई क्या करता है यहीं डॉन बन जाता है, कोई रूप क्या होता है अंतर खा के एकदम पेट निकाल के बैठ जाता है, कई लोग जैसे करते हैं, और कई लोग जिम जाके एकदम फिटनेस हो जाते हैं। तो वही अंतरण हो गया, मनुष्य वही है लेकिन अलग अलग उसका रूप हो गया। तो ऐसे ही क्या होता है जल भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद उसके रूपों में अंतर होगा, उसे क्या कहते हैं रूपांतरण। तो मुख्यतः 4 प्रकार का होगा। पहला होगा आपका भोजन संग्रहण के लिए, किसके लिए होगा पहला आपका भोजन संग्रहण के लिए, क्या होगा भोजन संग्रहण, मतलब भोजन को ग्रहण करके कैसे हो जाते हैं, ठीक, भोजन ग्रहण करने के लिए, ठीक। दूसरा आपका क्या होगा यांत्रिक आधार, मतलब उसको आधार के लिए मतलब जोड़ने के लिए, भूमि से जोड़ने के लिए यांत्रिक आधार। चौथा आपका तीसरा आपका क्या होगा श्वसन के लिए, क्या होगा ये श्वसन के लिए, श्वसन के लिए किस प्रकार से करते हैं। पांचवा होगा चौथा होगा आपका संजीवी, मतलब एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, तो किस प्रकार के करते हैं, ठीक। चलिए तब हम लोग देखेंगे भोजन संग्रह के लिए, ठीक। तो देखो अब देखो इसका ट्रिक बनाता हूँ मैं नॉर्मल आपके लिए। चलिए डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ पर ट्रिक मुझे लगा दे बेकार है ट्रिक। पहला देखिए, पहला क्या होगा शंक्वाकार, शंक्वाकार दैट मीन्स शंकु के आकार का शंक्वाकार। दूसरा तरकु रूपी, तरकु या फिर तुर्की रूपी जो भी तरकु रूपी। तीसरा है आपका ठीक, तीसरा है आपका कुंभ रूपी, कुंभ रूपी, ठीक कुंभ रूपी। चौथा है आपका कंदिल रूपी, कंदिल रूपी। ये क्या है भोजन, मतलब जब क्या होना कि कुछ पौधे जैसे भोजन को आकार करके शंकु के आकार हो जाएगा, शंकु, अरे चंडी रे भाई चंडी, ये शंकु, ये ठीक, ये शंकु हो गया। वी टाइप का जैसे मूली का होता है, गाजर का होता है, शंकु रूपी हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे
ऐसे जड़ जो भोजन को ग्रहण करके शंकु का रूप लेंगे शंकुआकार, जो भोजन ग्रहण करके तर्कु का रूप लेंगे तर्कुकार, जो कुंभ का रूप घड़ा का रूप लेते घड़ा, वो क्या होंगे जैसे सलजम में होता है, प्याज में होता है, ठीक, वो सब क्या होंगे आपके कुंभ रूपी। और कंदील जो कांदे बन जाएंगे जैसे शकरकंद कांदा भी दशहरा में सब लोग खाए होंगे, वो सब क्या होगा आपका कांदा। और यांत्रिक आधार पर देखते हैं, तो यांत्रिक आधार पर क्या है पुष्टमल, तो पुष्टमल क्या होता है आपको बताता हूं। श्वसन के लिए क्या होगा ये न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर, ये भी देखेंगे। और सहजीवी में आपका क्या है ये भी देखेंगे। चलो सहजीवी के लिए आपका ग्रंथि मूल, ग्रंथि का मूल, तो ये चीजें मेन आप 4 से याद रखिएगा, ग्रंथि के मूल, ठीक। और ये सब चीजें मैं आपके असाइनमेंट में देने वाला हूँ, ये वीडियो के बाद में असाइनमेंट निकालूंगा क्वेश्चन पेपर अभी, तो ये सारी चीजें इसमें ऐड रहेगी, ठीक। लास्ट वाला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहेगा या फिर 2 क्वेश्चन भी दे सकता हूँ। चलिए अब इसके डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या होता है। चलो तो इसी में बता देता हूँ शंकुआकार। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ऐसे पौधे या फिर सॉरी ऐसे जड़ के बारे में देख रहे हैं, तो ऐसे जड़ जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद क्या हो जाता है शंकु के आकार का हो जाता है। तो शंकु के आकार का, शंकु का मुंह ऐसे खुला रहता है, नहीं खुला रहता है, और जितना बड़ा शंकु लेंगे शंकु का ऐसे मुंह खुलते जाता है, तो उसका आधारी भाग क्या होता है पतला होता है और ऊपरी भाग क्या होता है मोटा होता है, ठीक। तो ऐसे जड़ जो भोजन को ग्रहण करने के पश्चात शंकु के आकार के हो जाते हैं और तथा उसका ऊपरी भाग जो रहता है वो क्या होता है मोटा व मांसल होता है तथा निचली भाग क्या होता है पतला होते जाता है। उदाहरण क्या लिखेंगे गाजर। बिल्कुल भी आप लोग को डिस्टर्ब नहीं होना है तुर्क रूपी और ये शंकुआकार है, जो कि लगभग सेम करते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं तुर्क रूपी। ऐसे जड़ जो भोजन को ग्रहण करके तुर्क रूपी हो जाते हैं या तर्कु रूपी हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं तर्कु रूपी जड़। अब मैं बता रहा हूं, ये समझिए मूली, ठीक, ये मूली, ये मूली। तो ऐसे भोजन मतलब ऐसे जड़ जो भोजन को ग्रहण करके जिसका आधारी भाग तो पतला होते जाता है और ऊपरी भाग भी पतला होते जाता है, लेकिन बीच का भाग मांसल होता है। क्या होता है मांसल व मोटा रहता है भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके, ठीक। वह क्या कहलाता है आपका तुर्की रूपी। उदाहरण क्या मूली। अब समझ में आया। इसमें क्या था आपका शंकुआकार में ऊपर की ओर मांसल होते जा रहा था और मोटा होते जा रहा था, और नीचे की ओर क्या था पतला होते जा रहा था। इसमें क्या है ऊपर और नीचे दोनों पतला होते जा रहे हैं, किंतु बीच वाला भाग मांसल होते जा रहे हैं, वो आपका कौन सा कहलाएगा आपका तर्कु रूपी। चलिए देखते हैं कुंभ रूपी। तो ऐसे जड़ जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद या संग्रहित करके कैसे हो जाते हैं कुंभ के आकार का, अर्थात मटके के आकार का हो जाते हैं, कुंभ के आधार का वह आकार का, वह क्या कहता है कुंभ रूपी। उदाहरण सलजम, चुकंदर, ये सब चुकंदर ऐसा ये सब क्या है आपका कुंभ रूपी में आएगा, ठीक। तो ये क्या होगा ऐसे क्या होंगे आपके ऐसे जड़ जो भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के बाद कुंभ के आकार का आधार मटके के आधार का हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं कुंभ की। उदाहरण सलजम और चुकंदर। तथा नेक्स्ट लास्ट अंतिम यह है कि ऐसे जड़ जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके क्या हो जाते हैं आपके अनियमित आकृति वाले हो जाते हैं, मांसल तथा अनियमित आकृति, वो क्या कहलाते हैं कंदील वाले। जैसे इसमें आपका ले लो शकरकंद ले लो, पिट्टा वल्गेरिस ऐसा जो भी है शकरकंद, ये सब चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका भोज्य पदार्थों के आधार पे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपके क्या है यांत्रिक आधार पे। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे यांत्रिक आधार के आधार पर। तो कई जड़ क्या होते हैं अपने जो क्या बोलते हैं उसको आधार को दृढ़ बनाने के, मजबूत बनाने के, पौधों को मजबूत बनाने के लिए ऊपर आ जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर आने लगते हैं तथा पृथ्वी पर अन्य मतलब भूमि पर और अन्य भागों पर फैल जाते हैं। जैसे उदाहरण के महुआ और आम, उसका जो पुराना वृक्ष है तो उसके जड़ के पास जाकर देखना, ये मान चलो तुम्हारा वृक्ष है, ये जड़ यहाँ तक ऐसे ऊपर तक फैला रहता है, ऐसे यहाँ तक ऐसे बाहर तक, वो आपका क्या कहलाता है पुष्टमूल जड़। क्या कहलाता है आपका पुष्टमूल जड़। उदाहरण आपको याद रखना महुआ और आम, आपके बुक में ऐसा नहीं दिया गया, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो यहाँ पे देखते हैं श्वसन के लिए। तो ऐसे जड़ जो क्या होंगे श्वसन के लिए भूमि को छेद कर या फिर भूमि से ऊपर की ओर आ जाते हैं। ऐसे ये मान चलो कोई वृक्ष है, ऐसे करके वृक्ष यहाँ बड़ा समझ जाओ, तो यहाँ पर ऐसे जड़ जो है ना ऐसे फैले रहेंगे, फिर ये भूमि के ऊपर आ जाते हैं, ठीक। भूमि के ऊपर छेद कर बाहर आ जाते हैं, वो जड़ क्या कहलाते हैं न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। इसको न्यूमेटोफोर, इसका एग्जाम्पल है क्या है न्यूमेटोफोर। तो श्वसन करने के लिए भूमि के ऊपर आ जाते हैं वो जड़ क्या कहलाते हैं
श्वसन युक्त जड़, उदाहरण न्यूमेटोफोर। ठीक, नेक्स्ट आपका सवजीवी। तो ऐसे जड़ जो दूसरे जीवों के साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सवजीवी जड़, उदाहरण राइजोबियम में। और जितनी दलहनी क्षेत्र की जड़ें होती दाल वो सब आती हैं। ठीक, तो ये 3rd ईयर्स आज का टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।